हेलो फ्रेंड्स। तो नीट 2026 री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग। और हमें ये पता करना है कि री एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में लगातार हम लोग तरफ से कोशिश है। केडीसी करियर इंस्टीट्यूट में केडी सर आपके लिए री एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उनको किस तरीके से एनसीईआरटी से फाइंड आउट कर सकते, रिलेट कर सकते, वो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2026 की एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो री एग्जाम में किस तरीके से हम लोग को हैंडल करना रहेगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रीवियस ईयर की जो री एग्जाम हुई है उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने 2015 में और 2016 में दोनों साल मैंने री एग्जाम दिए, मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि जनरली जो एग्जाम पेपर जो होता है वो बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी के आसपास या मोस्टली एनसीईआरटी से कभी थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी जाता है, डेविएट होता है, पर कंसेप्ट से बियॉन्ड नहीं जाता। तो हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू री एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करके और एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से है, तो हम क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और एनसीईआरटी को भी डिकोड कर लेते हैं। तो आज अपन चैप्टर के क्वेश्चन समझेंगे 2015 के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस और एप्लीकेशन में किस तरीके से 2015 री एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो एक एक क्वेश्चन को आप समझिए और उसको एनसीईआरटी से हम डिकोड करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर आपका कहीं से भी बने, लेकिन कभी भी कंसेप्ट के बियॉन्ड नहीं जाता। हम लोग हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो होती है इंदौर में, वहां पर भी यही समझाते हैं और आपको ऑनलाइन के थ्रू भी यही समझाएंगे कि पेपर कहीं से भी आए, बियॉन्ड द कंसेप्ट पेपर नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप एनसीईआरटी में क्या होता है, सिर्फ सिंपल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। आपको जो है वो एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन जाकर के समझना पड़ेगा। और उसका बेस्ट तरीका है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन से हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है। जितने भी टॉपर होते हैं, जितने भी सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वो जनरली क्वेश्चन से कंसेप्ट बनाते हैं। क्योंकि 2 4 10 रीडिंग के बाद जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि हमें ये टॉपिक या चैप्टर हमें आता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं या फिर टेस्ट देते हैं तो लगातार आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, सिली मिस्टेक होती है, कंफ्यूजन होती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पोर्शन जो होता है या वर्ड्स जो होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो हमारे क्लियर नहीं होते। क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम क्या करें, क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखें। मतलब क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन के बाद तुरंत एनसीईआरटी में चेक करें कि हाँ वाकई ये लाइन लिखी है, नहीं लिखी है, किस तरीके से लिखी है, तो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। री एग्जाम 2015 एआईपीएमटी होती थी उस साल, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये आपको पता ही है, डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना पड़ता है जब हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, कि आप डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काट सकते हैं, किसकी वजह से। तो इसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है लाइगेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, थर्ड है प्रोब, और फोर्थ है सिलेक्टेबल मार्कर। तो आपको पता है लाइगेज जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा, डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमें पता है कि ये डीएनए को कट करने का काम करता है, स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का काम करता है। प्रोब, प्रोब जनरली ये आर्टिफिशियल डीएनए होता है। आपने बायोटेक्नोलॉजी में या पीसीआर वगैरह में इसके बारे में पढ़ा होगा। सॉरी, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर वो पोजीशन होती है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। तो कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो जनरली इसका आंसर आना चाहिए सेकंड। अब एनसीईआरटी में मेंशन है, देखते हैं यहाँ पर। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजन। मतलब इसको हमने एक तरीके से एक नाम दे दिया जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या मोर एक्यूरेटली बोलते हैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी की वजह से हम आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पॉसिबल हो पाया। तो इसका आंसर आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो अब आप देखिए किस तरीके से आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग पूरी तरीके से एनसीईआरटी से ही पूछा गया। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया और एनसीईआरटी की लाइन भी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द डीएनए मॉलिक्यूल, क्वेश्चन पढ़िए। डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ जीन ऑफ इंसर्टेड इन इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग कॉल्ड। अब यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल टू विच
द जीन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वह जीन, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर पैसेंजर डीएनए, या फिर एक तरीके से जो है जिसे हमें एक कोड करवाना है। मान लो आपको इंसुलिन बनवाना है पर्टिकुलर जो भी बैक्टीरिया से या उससे, तो उसे हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हमारा इंटरेस्ट, हम क्या प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, पर्टिकुलर होस्ट जो है ना, बैक्टीरिया है या जो भी है सेल है, उससे हम क्या प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं व्हीकल टीएनए। क्या बोलेंगे? व्हीकल टीएनए, है ना, व्हीकल मतलब ले जाएगा ना। और उसका हमने एक नाम दे रखा है वेक्टर। क्या नाम दे रखा है? वेक्टर। तो ये ध्यान रखने का क्या आंसर आ जाएगा। तो तब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा वापस से इसको समझते हैं। ठीक है, तो है ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जिसे हमें कोड करवाना है, जो प्रोटीन, जिस तरीके का प्रोटीन हम बनवाते हैं उसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम पैसेंजर डीएनए भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पैसेंजर डीएनए बोल देते हैं। तो इसको ले जाने का काम कौन करता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने का काम कौन करेगा? तो सीधी सी बात है कि इसको ले जाने का काम जो होता है वो कौन करेगा? वेक्टर करेगा। कौन करेगा? वेक्टर करेगा, क्लोरिंग वेक्टर, है ना। अब ये देखिए, आप एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विद द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको पता ही है कि बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इसका जो जीनोमिक डीएनए है उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसको हमने बाहर निकालते हैं, इसके अंदर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे हम ऐड करते हैं, और उसके बाद वापस से हम बैक्टीरिया के अंदर या सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए। पीस ऑफ डीएनए मतलब कौन सा? जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जो प्रोटीन हम कोड करवाना चाहते हैं, जो प्रोटीन हम कोड करवाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाने का काम कौन करेगा? वेक्टर डीएनए। तो आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन आसान ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व। अब टीडीएनए को प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है तो आपने पढ़ा होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस वगैरह के बारे में ना। इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व अलोइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर। ये तो इसका मतलब ही नहीं है। इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेकंड दो आंसर जो है उसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उससे। ठीक है, तो टीडीएनए जो होता है उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो वो करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। उसको भी आप एनसीईआरटी के अंदर अपन देखते हैं कि कहाँ पर दे रखा है। तो थोड़ा सा एंड की तरफ देखेंगे, अब आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या मेंशन है। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर ये टॉपिक के अंदर मेंशन किया हुआ है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। अब इसमें कहते हो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट करा। अब इसमें क्या क्या बात है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ये पैथोजन होता है, किसका पैथोजन होता है? डाइकोट प्लांट का। तो हो सकता है आपको मतलब इस क्वेश्चन के को जब हम डिस्कस करेंगे तो और भी कौन से ऐसे सारी क्वेश्चन बन सकती है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस किसको इन्फेक्ट करता है, मोनोकोट प्लांट या डाइकोट प्लांट? तो नेचुरल सी बात है डाइकोट प्लांट। अब हो सकता है कि वो डाइकोट प्लांट ना देते हुए वो आपको एक एग्जाम्पल के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, या आपका जो किस तरीके से आप सोचते हुए चेक करने के लिए हो सकता है कि वो बोल दे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो होता है वो व्हीट प्लांट या राइस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अब आप बोलोगे कि यार एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि व्हीट प्लांट को या राइस को या मेज को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन अब आप जो है एनालॉजी समझिए कि व्हीट प्लांट या राइस प्लांट या जो शुगर केन प्लांट होते हैं, मेज प्लांट होते हैं, ये सब के सब क्या है? मोनोकोट है। ये सब के सब मोनोकोट है। और यहाँ एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ किसको अफेक्ट करेगा? डाइकोट प्लांट को, है ना। तो नेचुरल सी बात है कि इनमें से किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगा या उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट समझिए, है ना।
एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी पेपर आता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, एग्जामिनर 5-10 क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से फ्रेम करता है कि वो आपका नॉलेज चेक करता है कि आपने एनसीईआरटी को रटा है फिर एनसीईआरटी को समझा है, एनसीईआरटी का जो असेंस है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी रट लेते हैं या अ, जैसे तैसे करके ना बस आ गया, पर ऐसा नहीं, उसका एसेंस समझना पड़ेगा। तो डाइकोट प्लांट को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस क्या करता है, अपना एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल में ट्रांसफर करा। अब ये जो टी डीएनए होता है प्लांट सेल के अंदर क्या करता है, ट्यूमर करवाता है, क्या करवाता है, ट्यूमर, जबकि एक तरीके से, है ना, डिवीजन स्टार्ट करवा देगा। ट्यूमर क्या होता है, एक तरीके से क्या, ट्यूमर क्या होता है, बल्क ऑफ सेल, क्या है, बल्क ऑफ सेल। तो डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवा देगा, क्या स्टार्ट करवा देगा, डी डिफरेंशिएशन। अब ये डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जब सेल में, सेल जब टेम्पररी डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर जाती है, वापस से जब डिवीजन कैपेसिटी रिगेन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। तो ट्यूमर जब भी होता है ना, वो किसके जैसे होता है, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करने का जो काम करेगा कौन करेगा, टीडीएन। तो हम ये भी हो सकता है कि डी डिफरेंशिएशन क्या करवाता है, तो ये ट्यूमर ना लिखते हुए हो सकता है ऑप्शन में डी डिफरेंशिएशन आ जाए। तो आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा कि डी डिफरेंशिएशन। और अब ये ट्यूमर जो सेल बनेगी या जितनी भी नई सेल बनेगी, ये क्या करेगी, ये एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के लिए जो जरूरी चीज होती है वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करके देगी, जिससे प्लांट का पैथोजन का जो है सर्वाइवल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि टीडीएनए को ट्रांसफर कौन करवाता है या करता है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गोल्डन राइस का। अब गोल्डन राइस का क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ये जनरली क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से बनेगा, ये गोल्डन राइस का जो क्वेश्चन बना हुआ है, ये बना हुआ है किससे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से। अब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम जैसे चाहे उस तरीके से, जैसे चाहे उस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंज कर सकते हैं। तो राइस जो है सब खाते ही हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला यदि कोई फूड है तो वो राइस है, चावल खाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब राइस जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है राइस में, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है राइस के अंदर। ठीक है, और राइस ही दुनिया में सबसे ज्यादा रखता है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमें यदि किसी एक फूड से मल्टीपल न्यूट्रिएंट और सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो राइस थे, नॉर्मल राइस, उसके अंदर एक जीन को ऐड कर दिया, एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को ऐड किया। अब वो डीएनए सीक्वेंस क्या करता है, बीटा कैरोटीन बनाता है। क्या बनाता है, बीटा कैरोटीन। क्या बनाएगा, बीटा कैरोटीन। और आपको पता है बीटा कैरोटीन जो होता है, ये कैरोटीन जो होता है, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ रेटिनॉल, है ना, इसका, सॉरी रेटिनल, इसका प्रिकर्सर होता है रेटिनल। और रेटिनल जो होता है वो क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है। क्या बनाता है, विटामिन ए। ठीक है, तो गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, किस तरीके का क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, प्लांट वेयर द इंट्रोड्यूस जीन, है ना, जीन इज मीन द बायोसिंथेसिस ऑफ, तो किसको बनाएगा, किसको बनाएगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फूड की क्वालिटी को एनहेंस करेंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, विटामिन ए बनेगा। क्या बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ पर मेंशन है, आ जाइए एनसीईआरटी में, ये दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। कहाँ पर दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इनहेंस न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में एक एडिशनल आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा, एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, विटामिन ए भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको, है ना। और विटामिन ए कैसे, तो विटामिन ए का प्रिकर्सर डाल दिया इसके अंदर, क्या, रेटिनॉल, है ना, रेटिनल जो है बनाने वाला डीएनए डाल दिया, आप रेटिनल बन जाएगा, तो नेचुरल सी बात है ना, बीटा कैरोटीन वगैरह बन जाएगा, तो उससे विटामिन ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे, जो कि बहुत ही आसान है, और सारे के सारे एनसीईआरटी में मेंशन, सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो री एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, आप बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिकोड करिए, हर एक लाइन का मतलब समझिए, आराम से पढ़िए, डेफिनेटली आप बायो को
30 मिनट के अंदर कर सकते हो, और बायो 30 से 35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर करना है यदि नॉर्मल पेपर आता है। 2026 में जो पेपर आया है हाँ, और या 24 में जो पेपर आया था, यदि इतना आसान पेपर आता है, रीजनेबल पेपर आता है, तो फिर आपकी स्पीड मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है कि कम समय के अंदर आपको बायो में 360 से 340 350 के आसपास मार्क्स लेकर के आना। मान लो आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अब आपको 650 या 600 के आसपास नंबर चाहिए, और 600 650 नंबर लाने के लिए बायो में कम से कम 350 के आसपास नंबर चाहिए, 350, और वो भी 30-35 मिनट में। क्योंकि यदि आपने बायो में ज्यादा टाइम लगा दिया तो नेचुरल सी बात है कि जितना टाइम आप बायो में लगाओगे आप फिजिक्स का टाइम खा जाओगे, है ना। तो सिली मिस्टेक हो गई, या फिर टाइम लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब कुछ ना करते हुए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट को सीख जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के 2015 में किस तरह के क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करा है। कल मैं आपको 2016 वाले क्वेश्चन भी जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।